देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया था स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन हो गया था। दिख रही है स्क्रीन, आ रही है आवाज? ये वाला क्वेश्चन हो गया था। इसको हमने देखा था कि x1 और x2 की वैल्यू आ रही थी और z की वैल्यू 33 आ रही थी जब हम ग्राफिकल से कर रहे थे। और जब हम सिंप्लेक्स से कर रहे थे तो एडिशनल स्लैग वेरिएबल की वैल्यू आ रही थी 4। तो स्लैग वेरिएबल का सिग्निफिकेंस मैंने बताया था कि अगर किसी कंपनी में जो रिसोर्सेज हैं वो अनयूटिलाइज रह जा रहे हैं, यूटिलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेथ और मिलिंग मशीन आपकी 10-10 20-20 मिनट के लिए खाली रह जा रही है पूरे दिन में। तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, यानी कुछ ना कुछ और प्रोडक्ट आप छोटा मोटा प्रोडक्ट और बना सकते हो। ठीक है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड इन एलपीपी। नाउ एक क्वेश्चन, ये जो दो न्यूमेरिकल हमने किए थे ये सारे हमने किए थे मैक्सिमाइजेशन के। ये वाला न्यूमेरिकल भी मैक्सिमाइजेशन का था और इससे पहले वाला न्यूमेरिकल भी मैक्सिमाइजेशन का था। ठीक है, ये भी मैक्सिमाइजेशन का था। तो टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल विच इज ऑफ मिनिमाइजेशन। कोई किसी ने करा ये वाला क्वेश्चन? ये मैंने जो कहा था ये एक बार आप लोग ट्राई करना दिस क्वेश्चन। ये मैंने बोला था आप लोग से ट्राई करना। कोई है जिसने किया है ये क्वेश्चन? कोई बता सकता है मुझे? अगर किसी ने किया है उसका आंसर आ गया, बीच में कोई अटका नहीं कहीं भी। एनी वन ऑफ यू, किसी ने करा ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करा? नहीं करा? भैया सिंप्लेक्स के दो चार न्यूमेरिकल जब तक अपने आप से नहीं करोगे। एनी वन, किसी ने नहीं करा? प्रांजल, रॉबिन, सागर, किसी ने ट्राई करके नहीं देखा? फिर क्या करें, पूरा फिर से सॉल्व करें? ठीक है चलो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। इससे पहले जो दो हम दो क्वेश्चन आपने करे थे, उसका नेचर क्या था? एलपीपी प्रॉब्लम का मैक्सिमाइजेशन था। यहाँ पर क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। तीन तीन वेरिएबल है, x1 x2 एंड x3। so we cannot perform this क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं होगा बिकॉज जेड एक्सिस में हम लोग नहीं बनाते हैं। हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है वो 2D में होता है। नाउ सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, पहला कंस्ट्रेंट, दूसरा और तीसरा कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी आपको, जो क्वेश्चन मैंने उसमें भी दिया था, टेस्ट पेपर में भी दिया था। अगर राइट हैंड साइड में अगर माइनस है, अगर किसी भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन में इनइक्वालिटी में राइट हैंड साइड में अगर माइनस है तो तुरंत हमें इसे चेंज करना पड़ता है। राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट बिकम -2x1 -4x1 इज लेस देन इक्वल टू 12। और रेस्ट टू इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो ये दोनों इक्वेशन जो है सेम रहेंगी। इक्वेशन नंबर 2 है या इक्वलिटी नंबर 2 है वो हमारी चेंज हो जाएगी, और चेंज होके क्या हो जाएगी, -2x1 -4x2 लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो ये वाली इक्वलिटी भी लेस वाली है और बाकी दोनों इक्वलिटी भी लेस देन वाली, ये भी लेस देन वाली है और ये भी लेस देन वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लेस देन वाली है तो हम क्या करते हैं, कुछ एलएचएस में एक स्लैग वेरिएबल ऐड कर देते हैं S1। अगर तीन इक्वेशन है तो तीन स्लैग वेरिएबल आ जाएंगे S1 S2 और S3। और जो इक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज होके इक्वल में हो जाएगा। जो इनइक्वलिटी है वो कन्वर्ट होके इक्वेशन में हो जाएगी। यानी दिस विल बी 3x1 -x2 +2x3 +s1 इज इक्वल टू 7। ये वाली इक्वेशन सेकंड में हमने -1, अच्छा -1 में जब मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपको बहुत ध्यान से करना है। जब -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो इक्वलिटी थी ग्रेटर देन वाली इक्वलिटी थी वो कन्वर्ट हो जाती है लेस देन में। ये गलती कुछ बच्चे कर देते हैं, हालांकि ये बहुत ही बेसिक है, आपको हाई स्कूल तक पढ़ते हो ये सब, फिर भी ये गलती कर देते हैं बच्चे। जब -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये इक्वलिटी जब लेस देन वाली है तो इसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो +s2 कर देंगे इज इक्वल टू 10। इसी तरीके से तीसरी इक्वेशन में यहाँ +s3 कर देंगे, +s3 इज इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन आ गए। अब ये इक्वलिटी नहीं कहलाएगी। अर्लियर इट इज नोन एज इनइक्वालिटीज। नाउ इन सिंप्लेक्स मेथड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। when we are step number 1 we always convert the question into a standard form।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो S1 S2 S3 तीन वेरिएबल ऐड हो जा रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस थ्री वेरिएबल इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या इफेक्ट है? कोई भी इफेक्ट नहीं है। इसको मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, पहला स्टेप हो गया हमारा कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड स्टेप, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालेंगे, x1 और x2 को जीरो पुट कर देंगे, x3 को जीरो पुट कर देंगे। तो व्हेन वी पुट x1 x2 x3 इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, तो क्या हो जाएगा? S1 की वैल्यू आ जाएगी 7, S2 की वैल्यू आ जाएगी 12 और S3 की वैल्यू आ जाएगी 10। और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर टेबल नंबर वन, सिंपलेक्स की टेबल नंबर वन बनाने के लिए हमें ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, जो कि आंसर नहीं है हमारा। आंसर कब आएगा? जब 3 या 4 इटरेशन कर देंगे, 4 या 5 टेबल बना देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। लेकिन टेबल को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो यहाँ सिलेक्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई S1 S2 S3। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए? x1 x2 x3 3। और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल कितने हो गए? 1 2 3। तो 3 + 3, टोटल वेरिएबल कितने हो गए? 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू हो गई 6 और m की वैल्यू हो गई 3। तो n माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन हो गए 3, तो n-3 यानी 6 - 3 इज इक्वल टू 3। तो तीन हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए और तीन ही हमारे बेसिक वेरिएबल हो गए। इस पे थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन वैसे होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में तीन बता चुका हूँ आपको, दो। तो बेसिक वेरिएबल यहाँ से आ गए, तीन हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए, x1 x2 और x3 नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए। S1 S2 S3 आर द बेसिक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इनिशियल में हमने यही सॉल्यूशन निकाला है। S1 S2 S3 आर पार्टिसिपेटिंग इन द आंसर ऑफ टेबल नंबर वन, तो दिस आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल जैसे ही टेबल नंबर वन बनाएंगे हम, तो टेबल नंबर वन में बना के नहीं दिखा रहा। टेबल नंबर वन ऐसे ही समझ लो जैसे हमने पहले बनाई थी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यू कैन सी द व्हाट आर द कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1, -3 3 0 0 0। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 1 -3 3 0 0 0। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमने उतार दिए x1 x2 x3 S1 S2 S3। बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? अभी हमने देखा बेसिक वेरिएबल मतलब जिसका हमें पहला आंसर निकल रहा है वो बेसिक वेरिएबल है। S1 S2 S3 आर द बेसिक वेरिएबल। जो टर्म जीरो हो जा रही है वो बेसिक वेरिएबल है ही नहीं। तो सबसे पहले नंबर टेबल में हम बेसिक वेरिएबल को इंक्लूड कर दिया, S1 S2 S3। बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है? जीरो। जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ आ गया 0 0 0। अच्छा, ये टर्म ले रखी है FR, इसको अभी इग्नोर कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो मेथड किताब में दे रखा है हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, यूनिटी मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यूनिटी मैट्रिक्स का कंसेप्ट मैंने बताया था। S1 S2 S3 ये बेसिक वेरिएबल हो गए। ये बेसिक वेरिएबल के जो एलिमेंट हैं ये यूनिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो यू कैन सी दिस आर फॉर्मिंग अ यूनिटी मैट्रिक्स। कैसे आया ये? इक्वेशन नंबर वन देखो आप, x1 का कोफिशिएंट है 3 -1 2 1 0 0। 3 -1 2 1 0 0। सीधा इक्वेशन नंबर टू, -2 -4 x3 का भी जीरो हो गया, -2 -4 x3 का जीरो हो गया। और S1 का क्या हो गया कोफिशिएंट? यहाँ पर S1 का कोफिशिएंट क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ 0 × S1। तो S1 का कोफिशिएंट हो गया 0, S2 का कोफिशिएंट हो गया 1, S3 का कोफिशिएंट हो गया 0। तो 0 1 0। सिमिलरली -4 3 8, -4 3 8 0 0 1। तो S3 का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ x3 का कोफिशिएंट लिख दिया 1। तो ये इंफॉर्मेशन जो भी मेरी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, अ, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर ली। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट जेड जे। जेड जे निकालना है।
0 × 3 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × -4, जीरो हो जाएगा। 0 × -1 प्लस 0 × -4 प्लस 0 × 3, जीरो। तो ये क्योंकि सब जीरो ही जीरो है तो यहाँ सब जीरो ही जीरो आ जाएगा। जीरो की मल्टीप्लाई करी 2 से, 0 प्लस 0 × 0 0 × 8, तो जेड जे विल बी 2, जेड जे विल बी 0, तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यानी जेड जे जीरो आ रहा है। तो यू कैन से हमने हमें अभी देखा था हमने जेड की वैल्यू जीरो आ भी रही थी जब हम यहाँ पर x1 x2 x3 जीरो पुट कर दे रहे थे, तो इनिशियल सॉल्यूशन हमारा है z इज इक्वल टू जीरो, यानी कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। नाउ फॉर द सेकंड इटरेशन वी नीड टू कैलकुलेशन, इस सेकंड इटरेशन में कौन सा वेरिएबल आना है कौन सा वेरिएबल जाना है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सीजे माइनस जेड जे निकालते हैं। तो व्हाट इज सीजे माइनस जेड जे इज 1 - 0 इज इक्वल टू 1, -3 -0 इज इक्वल टू -3, 3 - 0 इज इक्वल टू 3, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो अमंग द सीजे माइनस जेड जे क्या देखेंगे हम, जरा कोई बताएगा मुझे, मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था सीजे माइनस जेड जे में हमें क्या देखना है। अभी तक देखो हमने दो न्यूमेरिकल करे थे, वो मैक्सिमाइजेशन के थे। मैक्सिमाइजेशन के न्यूमेरिकल में हम देखते थे सीजे माइनस जेड जे, मोस्ट जो पॉजिटिव टर्म थी वो हम देखते थे। बट दिस क्वेश्चन इज ऑफ मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन मतलब कंपनी मिनिमाइज क्या करती है, लॉसेस को मिनिमाइज करती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करती है। तो ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। इस केस में क्या लेंगे, इन दिस केस फॉर द सेकेंड इटरेशन वी विल चूज मोस्ट नेगेटिव सीजे माइनस जेड जे। तो सीजे माइनस जेड जे, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता तो ये हमारा की कॉलम ये हो जाता, तीन के रिस्पेक्ट में हो जाता। बट यहाँ पर क्योंकि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, वी विल सेलेक्ट मोस्ट नेगेटिव टर्म। तो ये मोस्ट नेगेटिव टर्म हो गई, यानी ये एंटरिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल हो गया। इट मींस दिस इज अवर की कॉलम, इस मैट्रिक्स में ये की कॉलम हो गया। वी वांट टू कैलकुलेट द की रो आल्सो, की रो हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस बी इज नथिंग बट आर एच एस। हम क्या निकालेंगे, थीटा, थीटा इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेशियो। तो आर एच एस डिवाइडेड बाई एलिमेंट ऑफ की कॉलम। तो 7 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -7, 10 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू -3, एंड 10 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 10/3। तो अब देखो इसमें जो भी थीटा की जो टर्म होती है, थीटा की टर्म अगर नेगेटिव आ रही है या इनफाइनाइट आ रही है, सपोज आप आगे देखोगे बिग एम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर हो जाएगा 7/0, तो इनफाइनाइट हो गया। तो थीटा की टर्म अगर नेगेटिव आ रही है या इनफाइनाइट आ रही है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू सेलेक्ट द आउटगोइंग वेरिएबल, उसको हम कभी भी सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको आप लिखो -7 -3 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी आप समझ जाओगे नेगेटिव आ रहा है, तो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली सिंगल टर्म विल रिमेन 10/3। अगर यहाँ ये 3 होता और ये 10/3 होता, अगर ये +3 होता ये 10/3 होता, तो हम थीटा जो मिनिमम होता, सबसे कम होता जो थीटा, उसको सेलेक्ट कर देते, यानी इस 3 वाले को सेलेक्ट कर दे। लेकिन क्योंकि ये -3 है, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओनली रिमेनिंग टर्म ऑफ थीटा इज 10/3। इट मीन्स दिस हैज बिकम की रो, की कॉलम हो गया, ये की रो हो गई, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया 3, एंड दिस इंटरसेक्शन इज कॉल्ड की एलिमेंट। तो पहला इटरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन we come to know after the first iteration we come to know that x2 वेरिएबल एंटर कर रहा है और s3 वेरिएबल सिस्टम से भाग जा रहा है या लीव कर रहा है। यानी अगली टेबल में सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, s3 को रिप्लेस कर दूंगा x2 से। ठीक है, ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया, और की रो के रिस्पेक्ट में ये आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। दिस वन इज अवर आउटगोइंग वेरिएबल। तो s2 चला जाएगा सिस्टम से और x2 सिस्टम में एंटर कर जाएगा। नाउ सी द सेकंड इटरेशन, दिस x2 विल एंटर और s3 जो है वो चला गया सिस्टम से। अब जब x2 ने एंटर किया तो उसका जो कोफिशिएंट है -3 है, तो वो -3 मैंने यहाँ लिख दिया। CBB स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। तो अभी तक बेसिक वेरिएबल थे हमारे S1 S2 और S3। अब दूसरे इटरेशन में
हमारा बेसिक वेरिएबल क्या हो गया, S1 S2 और X2। अब हमें क्या करना है, यूनिटी मैट्रिक्स लेके आनी है। S1 S2 X2 में यूनिटी मैट्रिक्स लानी है, इस तरीके से ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं हम, जो की एलिमेंट है, यानी ये R3 है, दिस R3, इसको R3 को हम कैसे चेंज करेंगे, दिस R3 शुड बी चेंज, दैट R3 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई 3। इस पूरे के पूरे एलिमेंट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इस पूरी की पूरी रो को हम, यानी की जो रो आ रही है उसको पूरा हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कर देते हैं हम, R3 हमारा आ जाएगा, दिस R3 बिकम, this new R3 become when we divide each and every element by 3। तो ये हो जाएगा -4/3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है ना। बस ये थंब रूल है, जो की एलिमेंट आता है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया था, ये जो की एलिमेंट आ रहा है, उससे पूरी की पूरी रो से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -4/3, 3/3 इज इक्वल टू 1, 8/3 इज इक्वल टू 8/3, 0/3 इज इक्वल टू 0, 0/3 इज इक्वल टू 0, एंड 1/3 इज इक्वल टू 1/3, और ये 10/3 एज इट इज आ गया। नाउ नाउ फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी मैट्रिक्स मुझे ये पता चल गया, अब मैं R2, और अब रिमेनिंग रो कौन सी बची, R1 और R2, R1 और R2 बची। अब मुझे जो नई जो फॉर्मेशन करना है, यानी यहाँ पर R1 और R2 कुछ चेंज होके वैल्यू आएगी, वो मुझे पता है कि यहाँ यहाँ जीरो आनी चाहिए, यहाँ भी जीरो आनी चाहिए, यहाँ भी जीरो आनी चाहिए, और यहाँ भी जीरो आनी चाहिए। तो मुझे बताओ, यहाँ पर जीरो लाने, पहले R1 में करते हैं ऑपरेशन, यहाँ पर जीरो लाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं, मैट्रिक्स का जो ऑपरेशन है, दैट हैज टू इंक्लूड दिस R3। अगर आपने R1 और R2 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो क्वेश्चन आपका वहीं गलत हो गया, फिर क्वेश्चन में सही होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जब आप नया R1 और नया R2, नया R1 और नया R2 यहाँ पर इंसर्ट करोगे, तब R3 की हेल्प से ही आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो मुझे बताओ R1 को मैं कैसे चेंज करूं, R1 में से क्या मैं करूं ऑपरेशन कि यहाँ पर जीरो आ जाए। बहुत सिंपल है, बताओ, मुझे हेल्प चाहिए R3 की। R1 और R3 में मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन क्या मैं परफॉर्म करूं, सो दैट आई गेट जीरो हेयर। बताओ भैया, रिस्पॉन्स करो। नहीं पता किसी को। रिपीट कर बताओ। देंगे। हेलो, बताओ क्या करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं, ये समझ में आ गया R3 कैसे आया, R3 कैसे हाँ आएगा जी ये सर। समझ में आ गया। ये तो हमारा की एलिमेंट था 3। की एलिमेंट क्या होता है, की रो और की कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, दो बीच में जो कॉमन आता है वो हमारा की एलिमेंट होता है। इस की एलिमेंट को मैंने डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, 4/3, यहाँ पर तीन तीन आ गया, हम्म 3/3 1 आ गया। ऐसे ही 8 को 3 से डिवाइड किया, 8/3 आ गया, 0 डिवाइडेड बाई 3 3, 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, 1 डिवाइडेड बाई 3 1/3, 10/3। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं आर वन और आर थ्री में मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं दोनों के बीच में, सो दैट आई गेट जीरो हेयर। मुझे यहाँ पर जीरो चाहिए। R1 दिख रहा है आपको, 3 - 1। यस सर। हाँ, R1 और R3 में क्या ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूं कि मुझे यहाँ जीरो हो जाए। भैया देखो, बस दो ही चीजें इसमें टफ होती हैं, जब हम इटरेशन में मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बस वही चीज टफ है। बाकी सब तो फॉर्मूला लगा हुआ है, बस सीजे सीजे मैंने जेड निकालना है, जेड निकालना है, थीटा निकालना है, जज करना है कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, वो सब सारी चीजें सिम्प्लेक्स में आसान है, सब कुछ किताब में दे रखी होती हैं। मैं आपको अभी किताब भी खोल के दिखाऊंगा, जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा वो किताब में नहीं दे रखा होता है।
ये आपको अपने लॉजिक से निकालना होता है, और वो ये मान के चलते हैं किताब में, या सब लोग ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में या ट्वेल्थ में मैट्रिक्स के ऑपरेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रखे हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और जबकि क्वेश्चन क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसी में होती है। तो मुझे बताओ, R1 और R3 के बीच में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लीकेशन करूं, एडिशन करूं, प्लस करूं, सो दैट वी विल गेट जीरो है। मुझे जीरो यहाँ पर क्यों लेके आना है? क्योंकि यूनिटी मैट्रिक्स बनानी है। जब यहाँ वन आ गया तो इसका मतलब बेसिक वेरिएबल x2 है, तो यहाँ जीरो और जीरो आएगा तभी तो यूनिटी मैट्रिक्स बनेगा। बेसिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यूनिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो मुझे यहाँ भी जीरो चाहिए और यहाँ भी जीरो चाहिए। तो पहले मैं R1 की बात करता हूँ। जीरो करने के लिए क्या करें अभी इतना? अब तो आ जाना चाहिए भाई आंसर। नहीं बताओ, चलो एक मैं बताता हूँ ऑपरेशन। R1 R1, में 3 ऐड कर हाँ, दो। क्या ऐड कर दूं? R3 ऐड कर दो सर, हाँ, R1। वेरी गुड। बहुत सिंपल है। R1 को इस तरीके से चेंज करूं दैट R1 प्लस R3, दोनों को ऐड कर दो। यानी R1 कितना है? 3। 3 प्लस -4/3 कितना हुआ? 3 - 4/3, 3 3 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5, 5/3, 5/3। सही है, देखो चेक करते रहना। R3 -4/3 हो गया 5/3, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 8/3, 2 प्लस 8/3 इज इक्वल टू 14/3। ठीक है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। 7 प्लस 10/3, 7 प्लस 10/3, 31/3। 7 या 21 प्लस 10 यानी 31/3। आ गया समझ में? मैंने बस सिंपल R1 और R3 को प्लस कर दिया। 5/3 0, 14/3, 10, 1/3, 5/3 0, 14/3, 10, 1/3, 31/3। ठीक है, करेक्ट है ना? हो यहाँ तक समझ में आ गया? अब अब मुझे यहाँ पर जीरो लेके आना है, यानी R2। अब मुझे R2 और R3 के बीच में ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि यहाँ पर जीरो आ जाए। R2 को मैं किस तरीके से चेंज करूं? R2 को मैं किस तरीके से चेंज करूं? तो यहाँ देखो क्या होगा, बताओ मुझे एनीवन। ये तो हो गया मेरा R2, -2 -4, और यहाँ आ रहा है 1। तो मुझे ध्यान में क्या रखना है? -4 और 1 को ध्यान में रखना है कि क्या करूं कि यहाँ जीरो आ जाए। बताओ कोई, एनीवन गैस करो। गैस सर किया तो आठ एग्जैक्टली। हाँ, आठ R3। 4 के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। वेरी गुड। R3 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं क्या? R2। R2 को इस तरीके से चेंज करूं दैट R2 प्लस 4 इंटू R3। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो हाथ जरा आप लोग। अब इसमें जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन थोड़े से टिपिकल आएंगे, वो बिना कॉपी पेन के नहीं हो पाएंगे। तो मैंने क्या किया, R3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई किया 4/3 का, तो 4 इंटू 4, 16/3, -16/3। 1 को करा तो 4 हो गया, 1 इंटू 4, 4। 8/3 इंटू 4 यानी 8 × 32/3। 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 1/3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4/3। 10/3 इंटू 4 इज इक्वल टू 40/3। R2 जो रो है वो मैंने एज इट इज उतार दी। R2 रो दिख रही है आपको? -2, -4, 0 0 1 0, 0 0 1 0 और 12। RHS में आ रहा था 12। ठीक है, अब मैं क्या करूं? R2 प्लस 4 इंटू आर जाएंगे, -2 प्लस -16/3 कितना आएगा बताओ? -2, भाई थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा अगर ये समझना है तो। -2 -16/3, 3 दूनी 6, -22/3 कितना आएगा बताओ? पहले रो में आ जाएगा -22/3। -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 हमें चाहिए था, 0 आ गया। 0 प्लस 32/3 इज इक्वल टू
32/3। 0 plus 0 is equal to 0, 1 plus 0 is equal to 1, 0 plus 4/3 is equal to 4/3, and 12 plus 40/3, 12 plus 40/3 बताओ कितना हो गया? 12×36, 40 plus 36, 76/3 हो जाएगा हमारा 76/3। अब ये जो कैलकुलेशन हो रही है ना, या तो आप रफ फिगर हो गया एग्जाम में या अपनी कॉपी पे, या फिर राइट हैंड साइड पे आप किसी पेंसिल से कर लो, बाद में रफ कर देना। ये कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाती है, क्योंकि अभी देखना आगे वाले थर्ड इटरेशन में और ज्यादा टफ हो जाएगी ये क्वेश्चन। हेलो। बोलो, कुछ गलत हो गया? नहीं, सही है। 76/3 और 4/3। बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। कुछ नहीं किया अभी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में मुझे इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि यूनिटी मैट्रिक्स आ जाए विद रिस्पेक्ट टू बेसिक वेरिएबल। जो बेसिक वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो गए थे, पहले इटरेशन में बेसिक वेरिएबल थे S1, S2 और S3, और दूसरे इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में बेसिक वेरिएबल में S1, S2 और X2। तो यहाँ पर X2 में जब 1 आया था, तो यहाँ पर 0 और 0 आना बहुत जरूरी था। यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ, नहीं तो फिर रिपीट करो एक बार। बस यही समझना है, और कुछ समझ रही है इसमें? बस ये टेबल ही समझ रही है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन समझ रहे हैं, बाकी तो देखो। अब क्या करना है, जेड जे निकालना है। जेड जे का तो एक फिक्स फॉर्मूला है, आप लोग को मालूम ही है। सी जे माइनस जेड बे, ये भी फॉर्मूला है, आपको मालूम है। थीटा आपको निकालना है, ये भी मालूम है। आर एच एस डिवाइडेड बाई की एलिमेंट ऑफ की कॉलम, ये भी आपको मालूम है। सी जे माइनस जेड जे देख लोगे, मोस्ट नेगेटिव, उसको सेलेक्ट कर लोगे, एक वेरिएबल एंटर करेगा, एक वेरिएबल आउट करेगा। फिर तीसरे इटरेशन में आपको फिर वही दिक्कत होगी, वही तीनों R1, R2, R3 निकालने में आपको मैट्रिक्स का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया इसका मतलब? चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। R1 आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, और R3 आ गया। ये रो आ गई हमारे पास, ये तीन रो आ गई, 1 2 3। ठीक है, अब जेड से निकाल लूंगा मैं। देख लो, चेक कर लेता हूँ। -20/3, 0 32/3, 0 1 4/3। ठीक है, यानी हमने सही कैलकुलेशन करी है। इतनी कैलकुलेशन हमने कर ली, इससे ऊपर की कैलकुलेशन अभी मैंने कर ली। नाउ इसके आगे ही कैलकुलेशन जेड से निकाल लो आप। 0 × 5/3 प्लस 0 × -22/3 प्लस 0 × -3 × -4/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, जेड जेड इज इक्वल टू 4। 0 × 0, 0 × 3, -3 × 1 इज इक्वल टू -3। 0 × 14/3 प्लस 0 × 32/3 प्लस -3 × 8/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा। जेड से निकल आएगा 0 0। जेड से हमने निकाल लिया। जेड से लास्ट कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबसे लास्ट कॉलम के लिए निकालेंगे। 0 × 31/3 प्लस 0 × 76/3 प्लस -3 × 10/3, यानी -10 आ गया। तो जेड की जो वैल्यू है वो -10 आ गई आफ्टर द सेकेंड इटरेशन। सीजे माइनस जेड जे निकाल लो। सीजे कितना है? 1, जेड जे है 4, तो 1 - 4 इज इक्वल टू -3, -3 कॉमा -3 माइनस का -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 हो गया। 3 माइनस -8 इज इक्वल टू 11, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अगेन ऑब्जर्व सीजे माइनस जेड जे, बिकॉज वी आर जस्ट एंडिंग अबाउट सेकंड इटरेशन। सेकंड इटरेशन हमारा बस फिनिश हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया। सीजे माइनस जेड जे, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दिस एवरी टर्म इज पॉजिटिव, और जीरो एक्सेप्ट दिस। तो दिस इज द ओनली नेगेटिव टर्म, और यू कैन से दिस इज द मोस्ट नेगेटिव टर्म इन दिस सेकेंड इटरेशन। तो ये हमारा क्या होगा? इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल हो गया x1, और दिस वन इज, ये हो गया की कॉलम। ठीक है, तो अब बताओ जरा, की कॉलम में से मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या करूंगा मैं? थीटा की वैल्यू होती है बी, यानी RHS डिवाइडेड बाई एलिमेंट्स इन
की कॉलम, ध्यान से सुनना, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/3, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/3, सॉरी, ये हो जाएगा 31/3, 31/3, ये तो S3 है, 31/3 डिवाइडेड बाई 5/3 कितना हो जाएगा? 31/5, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 31/5। 76/3 डिवाइडेड बाई 22/3 कितना हो जाएगा? -20/3। तो 76, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 32, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 38 डिवाइडेड बाई 11, लेकिन ये नेगेटिव का है, ठीक है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। इसी तरीके से 10/3 डिवाइडेड बाई -4/3 इज इक्वल टू -5/2, अगेन ये नेगेटिव का है, तो ये कंसीडर नहीं होगा। थीटा, ओनली पॉजिटिव टर्म ऑफ थीटा इज 31/5, तो दिस विल बी अवर आउटगोइंग वेरिएबल। आउटगोइंग वेरिएबल क्या हो गया? S2। इनकमिंग वेरिएबल क्या हो गया? ये जो K लिखा हुआ है, ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया X1, यानी इन द नेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड इटरेशन X1 जो है एंटर कर जाएगा, और X2, S1 जो है वो लीव कर जाएगा, और X1 जो है सिस्टम में एंटर कर जाएगा। नाउ थर्ड इटरेशन बिकम इस X1, यहाँ पर X1 आ गया इंस्टेड ऑफ S1, यहाँ पर X1 आ गया, तो X1 आ गया, तो X1 का जो कोफिशिएंट है वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द की, हमारे पास आ गया था ये की रो आ गई थी, क्योंकि ये आउटगोइंग वेरिएबल था, तो की कॉलम, की एलिमेंट क्या हो गया? 5/3 इन द रो नंबर 1, की एलिमेंट बिकम 5/3, तो 5/3 इज द की एलिमेंट, यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा रखा है इन्होंने। तो हम क्या करेंगे? R1 को इस तरीके से चेंज करेंगे दैट R1 डिवाइडेड बाई 5/3, तो 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 1, 0 डिवाइडेड बाई 5/3 इज इक्वल टू 0, 14/3 डिवाइडेड बाई 5/3 इज इक्वल टू 14/5, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 5/3 इज इक्वल टू 3/5, 0 डिवाइडेड बाई 5/3 इज इक्वल टू 0, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/3 इज इक्वल टू कितना होगा? 1/3 डिवाइडेड बाई 5/3, 1/5, 1/5 होगा, 5 होगा, 1/5, ठीक है। RHS हो गया, यहाँ पर एक RHS में हमने करेक्शन किया था, ये 31/5 था, तो 31/5 डिवाइडेड बाई 5/3, 31/5 डिवाइडेड बाई 5/3 बाई 5, कितना आएगा RHS में? 30, RHS में आएगा 30/5 डिवाइडेड बाई 5/3, 31/3 आना चाहिए, 31/5 आना चाहिए। सही हो रहा है? देखो गलत हो रहे हैं, किताब में कुछ गलत दे रखा है। 31/5 चेक करो जरा स्टूडेंट्स। मुझे थीटा निकालना है, नहीं RHS, अच्छा RHS में तो थीटा ही आएगा, ठीक है ठीक है, मैं गलत कर रहा था। RHS कितने है? 31/5, 31/5 आ गया। नाउ ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया, R1 हो गया, R1 को हमने 5/3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमें यहाँ पर 1 आया है, तो यहाँ 0 लेके आना है, और यहाँ 0 लेके आना है। बताओ क्या करेंगे? ऑपरेशन देख लिया लग रहा तुमको बना ऑपरेशन, बताओ क्या करेंगे? अह, यहाँ मुझे 0 लेके आना है, यहाँ 0 लेके आना है, क्या करना है बताओ? क्या ऑपरेशन में परफॉर्म करूं? ये मेरा R1 आ गया, ठीक है। अब मुझे R2 और R3 लेके आना है, बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले R2 देख लेते हैं। R2 में मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं? R2 में मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि यहाँ पर 0 आ जाए? R2 माइनस, बताओ भाई क्या करें?
देखो हो गया है सिंप्लेक्स, मेरी तरफ से हो गया है फिनिश। अब जब तक ये ऑपरेशन अपने आप नहीं करोगे, इसमें दिमाग नहीं लगाओगे, जब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। बताओ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें हम, R1 में किससे मल्टीप्लाई करें? R1 में अगर मैं 22/3, 22/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं R1 में, और फिर R2 और R1 को प्लस कर दूं, R2 और R1 को प्लस कर दूं 22/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, अरे कोई है स्टूडेंट क्लास में? आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसी को? यही ऑपरेशन है बस जो टिपिकल है, और ये आते हैं क्वेश्चन, आप देखना। 22/3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा R1 को, अरे है कोई क्लास में? मानव, लक्ष्य त्यागी, मानव, मुकुल, निशांत, कोई है क्लास में? यस सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। कुछ तो हुई दिक्कत, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तीसरा इटरेशन समझ में आया? कौन सा वेरिएबल गया, कौन सा आया? यस सर। तो फिर ऑपरेशन तो बताओ मुझे, क्या ऑपरेशन होगा? देखो तीसरे इटरेशन में ये की कॉलम है, की एलिमेंट है 5/3, तो 5/3 सब लोग ध्यान से सुनो जो क्लास में है। 5/3 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5/3 डिवाइड बाई 5/3 इज इक्वल टू 1, 0 डिवाइड बाई 5/3 इज इक्वल टू 0, 14/3 डिवाइड बाई 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 14/5, 1 डिवाइड बाई 5/3 इज इक्वल टू 3/5, 0 डिवाइड बाई 5/3 इज इक्वल टू 0, 1/3 डिवाइड बाई 5/3, 1/3 डिवाइडेड बाई 5/3 is equal to 1/5, and 31/3 डिवाइडेड बाई 5/3 कितना होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 31 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे यहाँ जीरो लेके आना है, यहाँ जीरो लेके आना है। ये हमारी R1 आ गई, दिस इज प्रेजेंट R1, दिस इज R2, एंड दिस इज R3। तो बताओ मैं R2 और R3 में, R1 में, R2 और R1 में मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि यहाँ जीरो आ जाए? ये मेरा क्वेश्चन था। कोई कर ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है कोई। यूनिटी मैट्रिक्स बनाना है मुझे, x1 आ गया था, x1 एंटर करा था, तो x1 के रिस्पेक्ट में यहाँ 1 है, तो यहाँ मुझे जीरो और जीरो लेके आना है। तो जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सर 22/3 की मल्टीप्लाई होएगी किस में? R1 में, R1 में, फिर उसके बाद? एडिशन कर देंगे R2 में। हाँ, उसका एडिशन कर देते, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ ये। 22/R3 इंटू R1, ठीक है। R1 में मैं क्या, 22/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 22/3, 0 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 0, 14/5 इंटू 22/3, ये करना पड़ेगा आप लोग को। इसमें कैलकुलेटर की भी मदद लेनी पड़ेगी और हाथों से भी सॉल्व करना है, ये सब फ्रैक्शन में ही निकालना है। आप किसी भी किताब में देखोगे 308 डिवाइडेड बाई 15 दे रखा होगा, इसको 15 से डिवाइड नहीं कर रखा होगा, पॉइंट्स में नहीं कर रखा है, ये फ्रैक्शन में ही निकालना है आपको। तो 14/5 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाई 15, 3/5 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 22/5, 0 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 0, 1/5 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 22/15, 31/5 इंटू 22/3 इज इक्वल टू 682 डिवाइड बाई 15। R2 को जो है वो पूरा का पूरा मैंने एज इट इज उतार दिया। R2 हो गया -22/3, 0, 32/3,
0 1 4/3 0 1 4/3 76/3। अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। -22/3 +22/3 इज इक्वल टू 0। 0 + 0 इज इक्वल टू 0। 32/3 +308 डिवाइड बाई 15, बताओ कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ। ये कैलकुलेशन है, इतनी टफ आती है एग्जाम में। बताओ जरा, एक कैलकुलेशन करके दिखा दो, फिर मैं R3 स्किप कर दूंगा। जरा ये कैलकुलेशन तो करके दिखा दो, एक R2 तो आ जाए अपना। करके बताओ। एनीवन 32 + 3 +308 डिवाइडेड बाई 15। भाई मैंने कहा ना, कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पेन पेंसिल लेके बैठोगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगा। 468/15। कितना कितना आएगा बेटा? 468। 468/15। हाँ, इसको 3 से और डिवाइड कर दो। देखो 3 से कट जाएगा 468। 156। 156, वेरी गुड। तो इट विल बिकम 156। 156 156 वेरी गुड, 156 डिवाइडेड बाई 15। 5। नहीं, डिवाइडेड बाई 5। 3 से, क्योंकि हमने डिवाइड कर लिया। नाउ 0 + 22/5 इज इक्वल टू 22/5। ठीक है। 4/3 + 22/15 14/5। 44/15। 44/15, इसको फिर से 42 आ रहा होगा। 42/15 42 42 आ बाय रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो 42 इसको आएगा। 3 से कर दो। 3 से फिर से डिवाइड कर दो। 14/5। 14/5। 76/3 + 682 डिवाइडेड बाई 15, बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेटर काम नहीं करेगा इसमें। इसमें तो आप डिवाइडेड बाई 15 लेके एलसीएम लेना पड़ेगा। 1062 1062। डिवाइड। हाँ, अब इसको फिर से 3 से करो। 1062 को 3 से करो डिवाइड, और 15 को भी 3 से 354। डिवाइड करो। वेरी गुड। 350 354। 354 डिवाइडेड बाई, यही मैं चाह रहा था, आप लोग कुछ थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ एक्टिवली, तब तो मजा भी आएगा करने में। RHS 354 डिवाइडेड बाई 15, ये गलत हो गया। इट शुड बी 4/3। सर हाँ, ये यहाँ पर आएगा। 354/5। 354 डिवाइडेड डिवाइड बाय बाई 5। 5। 354 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने। यहाँ आएगा 14/5 ना, यहाँ आएगा 14/5, और यहाँ आ जाएगा 1 + 0 इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे R3 चाहिए। अब मेरा R2 आ गया। अब मुझे चाहिए R3। R3 किस तरीके से चाहिए कि यहाँ पर जो है वो 0 आ जाए। तो मैं वही करूंगा, यहाँ पर मैंने 22/3 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं क्या करूंगा, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। R1 में मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करके R3 में प्लस कर दूं। ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी से मैं करा देता हूँ। 4/3 R1, R1 को मैंने 4/3 से मल्टीप्लाई किया और R3 में प्लस कर दिया। 4/3 से मल्टीप्लाई करो। 1 × 4/3 इज इक्वल टू 4/3। 0 × 4/3 इज इक्वल टू 0। 14/5 × 4/3 इज इक्वल टू 56/15। 3/5 इंटू 4 इंटू इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4/5। 0 इंटू, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी 4/3 से मैं पूरी की पूरी रो में R1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और R3 में प्लस कर दिया। R3 को मैंने पूरा उतार दिया। -4/3 1 8/3 0 0 1/3 10/3। इन दोनों को प्लस कर दो। -4/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0। 1 + 0 इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 8/3 प्लस 8/3 प्लस 15 56/15 52/5। 52 32/5 हो 32/5। गया। वेरी गुड। तो इट विल बी 32/5। 32/5। 0 + 4/5 इज इक्वल टू 4/5। 0 + 0 इज इक्वल टू 0। 1/3 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 9/15 और 3/5। ये हो जाएगा 3/5। ठीक है। 10/3 प्लस 124 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 58/5। 58/5। 58/5। वेरी गुड। 58/5 तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ रहा था, ये आ रहा है 174/15।
तो फिर से 3 से डिवाइड कर दिया, याद है। यही गलतियां होती हैं बस, ये जो जो इस समय जो आप लोगों ने निकाल के दिया, आप मान के चलो 90% स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। ये जो फ्रैक्शन में जो कैलकुलेशन होती है, और ये टफ भी पड़ती है। तो अगर इतना कर दिया तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो, ये जो भी आपने टर्म बताई 58/5 थी, दिस ऑल 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 द टर्म्स आर करेक्ट। ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं करेक्ट थी। नाउ हमने जेड से निकाल दिया, स्किप कर दो मैं ऐसे, जेड से निकाल लो कि 1 × 1 + 0 × 0 -3 × 3 हो जाएगा 1। तो मेन जेड से ये होता है जो लास्ट कॉलम में निकालते हैं। लास्ट कॉलम में हम आरएचएस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं 1 × 31/5, 0 × 354 × 5 एंड -3 + -3 × 58/5। तो यहाँ से देखोगे जेड जे की वैल्यू आ गई -143/5। सी जो मैंने जेड जे निकाला 1 - 1 = 0, -3 -3 0, 3 -82/5 = 97/5, 0 - 0 ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो मैंने जेड जे आ गया। वी ऑब्जर्व केयरफुली, सी जो मैंने जेड जे को हमने बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया, तो वी कम टू नो देयर इज नो नेगेटिव टर्म। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव है या जीरो टर्म है, तो कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। इट मीन्स वी विल टर्मिनेट द एल्गोरिथम, आगे चौथी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला है, x1। तो तीसरी इटरेशन में हमारी बेसिक वेरिएबल क्या थे, x1, s2 और x2। इट मीन्स द बेसिक सॉल्यूशन, फाइनल आंसर बिकम x1 = 31/5, x1 = 31/5, s2 = 354/5। यहाँ लिखा नहीं है बट यहाँ पर s2 भी आना चाहिए। ठीक है, x2 = 58/5, और x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब x3 की वैल्यू 0 क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर टेबल हमारी टर्मिनेट भी हो गई, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मिल गया, x3 कभी एंटर ही नहीं कर पाया। तो जितने भी इटरेशन हमने करे, तो पहले इटरेशन में x2 एंटर किया, दूसरे इटरेशन में x1 एंटर किया, x3 का भी एंटर ही नहीं किया, सॉल्यूशन में एंटर नहीं किया। इसका मतलब x3 की वैल्यू जो है वो 0 है। z की वैल्यू हो जाएगी -143/5। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो h2 की वैल्यू अगर आ रही है 354/5, इट मीन्स अगेन कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज होने से रह गए हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अच्छा, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल आंसर है, इसमें इतना मत सोचना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है समझाने के लिए है। ठीक है, इसको आप इंडस्ट्री से रिलेट मत करो, इस क्वेश्चन को माइनस आ रहा है, मतलब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये बस समझाने के लिए दे रखा है। तो यू कैन सी दिस, दैट वाज द सेम क्वेश्चन, ये जो मैंने पीडीएफ में कर रखा था। तो बहुत ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आप लोग को, कॉपी किताब दिख रही है, इस किताब में देखो आप, जो बुक की मैंने पीडीएफ दी थी आपको, ये हो गया आपका टेबल नंबर 1। ये हमने बनाई टेबल नंबर 1, 10/3 आया था पहले, फिर टेबल नंबर 2 बनाई। ठीक है, 13/5 भी 13/5 था, बेसमेंट है किताब में। टेबल नंबर 3 बनाई, ये सब जो आंसर निकाले हमने, कहीं भी इटरेशन नहीं दे रखी है, बस इसीलिए सिंपलेक्स टफ हो जाता है, क्योंकि किताब वाले ये एज्यूम कर लेते हैं कि यू नो द कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट मालूम है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन जो है वो बच्चों का खेल है। तो देखो आप किसी भी किताब में आप देखना, डिटेल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको। ये इस टेबल में मैंने जो दिखा रखा है वो किताब में मिसिंग है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसे ही एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, मेरे हिसाब से आप सिंप्लेक्स जो है वो इस आसानी से कर सकते हो।